स्वागत है आपका ग्राउंड ज़ीरो में। और मैं इस समय वीरभूमि महोबा में हूँ। उस महोबा में जहाँ के जो किस्से हैं वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। और बुंदेली संस्कृति की अगर अगुवाई कोई ज़िला कर सकता है तो महोबा में काफ़ी क्षमताएं हैं। महोबा के अपने जो किस्से हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसी महोबा में इस समय तहसीलदार के पद पर पोस्टेड है रामानंद मिश्रा जी, जो कि मूलतः बांदा जिले के नरैनी के हैं। और इनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद से हुई है। पोस्ट ग्रेजुएशन इनका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ और चित्रकूट से इनका इंटरमीडिएट का जो रहा वो उन्होंने पूर्ण किया वहाँ से। सबसे बड़ी बात ये रही कि 2016 में ये पीसीएस अफसर बने और नायब तहसीलदार के पद पर इन्होंने चित्रकूट में अपनी सेवाएं दी और इसके बाद अब ये तहसीलदार के पद पर महोबा में है। आज ग्राउंड ज़ीरो की इस रिपोर्ट में हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनका जो अब तक की जो संघर्ष की कहानी रही स्टूडेंट लाइफ के बाद नौकरी तक की, और इसके बाद नौकरी में किस तरीके से वो अपने सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं, इन सब पे बात होगी। आपका स्वागत है हमारी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले 2009 में सप्लाई इंस्पेक्टर आप बने जी। उस वक्त क्या पता था कि आगे और भी एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं, दिमाग में चलता था? बिल्कुल, उस समय ही ये लगता था कि ये हमारा लक्ष्य नहीं है, भी हमको मिला है। और सप्लाई इंस्पेक्टर दौरान रहते हुए मैंने आईएएस का भी मेंस दिया, इंटरव्यू के लगभग भी पहुंचा मैं, और लगातार तैयारी में लगा रहा। और मन में एक ये संकल्प था कि कुछ आगे करना है, कुछ अच्छा करना है, और उसी को गुनगुनाते हुए हम आगे बढ़ते रहे। और 2016 में पीसीएस परीक्षा में हमारा जो है सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद आगे आप जानिए। अच्छा, उसी बुंदेलखंड से आप हैं जहाँ पे किसानों की बेबसी जानी जाती है, पानी की समस्या जानी जाती है। इन चीज़ों को मार्केटिंग भी इस चीज़ों की बहुत बड़े पैमाने पे हुई। वहाँ से निकल कर एक छात्र जाता है इलाहाबाद, वहाँ पे तैयारी करता है और उस दौर में सफलता प्राप्त करता है, जिस दौर तक में इलाहाबाद काफ़ी कम रिजल्ट देता था। आपको क्या लगता है उस दौर का संघर्ष कैसे याद करते हैं आप? मैं जब इंटरमीडिएट में था तो 1 साल इंटर फेल हो गया था। अच्छा। इंटर फेल होने के बाद जब मैं इलाहाबाद पहुंचा तो घर वालों की बहुत इच्छा नहीं थी कि आप इलाहाबाद जाके तैयारी करो, क्योंकि रिजल्ट ऐसे आ रहे थे। दोबारा पास हुआ तो विद ग्रेस पास हुआ मैं। अच्छा। फिर मैंने ये चोरी से फार्म डाला और जाके परीक्षा दी। एंट्रेंस में मेरा इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि जो स्टूडेंट हैं उनमें 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिनकी एक दिनचर्या है सुबह जगना, बाहर जाना, चाय नाश्ता करना, सब्जी लेके आना, दोपहर में खाना बनाना, सोना। तब मुझे लगा कि अगर वास्तव में मेहनत की जाए, पढ़ाई की जाए तो सफलता मिलेगी। और वही मेरे लिए सबसे अच्छा टॉनिक का काम किया, जिससे मुझे मतलब प्रेरणा मिली। और मैं जब पढ़ने लगा तो पहले ही साल में इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में मेरा मेरिट में नाम रहा। अच्छा। अंडर 10 वहाँ बनता है, उसमें मेरा नाम रहा। तो उससे जब जिसने भी सुना उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो आदमी विद ग्रेस पास हुआ वो जाके सीधे वहाँ पे कैसे टॉपर हो गया। अपने तीनों सब्जेक्ट मैंने टॉप किया। उससे मुझे लगा कि अगर पढ़ा जाए तो जीवन के में कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी परीक्षा की सफलता की जा सकती है। तो उस समय फिर मैंने पिताजी से कहा कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। तो वो कुछ जवाब नहीं दिए। मुझे बड़ा अटपटा लगा कि कोई जवाब नहीं। आईएएस की मैं 3 बार कहा ये कोचिंग है, जैसे वहाँ से निकले रिक्शे में दिखा। जब उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो हमें लगा क्यों, चूंकि वो पुराना देख रहे थे और मैं आगे की भविष्य की ओर देख रहा था। फिर उन्होंने कहा कि देखो, अगर किसान का बेटा पीसीएस परीक्षा निकाल ले वही बड़ी बात होती है, तुम आईएएस की तैयारी न करके पीसीएस की तैयारी करो। तो मुझे घर से भी उसके बाद सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। आर्थिक परिस्थितियाँ गड़बड़ होने के बाद भी जिस भी प्रकार से सब ने, परिवार ने पूरा सहयोग किया। पिता किसान ही थे मूलतः, परिवार मतलब बैकग्राउंड किसान ही था। बैकग्राउंड हमारा किसान का ही है। और बड़ा अच्छा सबका सहयोग, मित्रों का सहयोग रहा, तो उससे मुझे सफलता मिली। और एक विशेष चीज़ बताऊं मैं आपको कि मेरे मित्र हैं कौशलेंद्र विक्रम सिंह, इस समय भोपाल में कलेक्टर हैं। उनका सानिध्य मुझे बीए फर्स्ट ईयर के बाद से ही मिल गया। बीए फर्स्ट ईयर में जब उन्होंने मुझसे नंबर पूछे तो मैंने उनसे झूठ बोला कि मेरा हाई स्कूल इंटर सब फर्स्ट क्लास है। तो उन्होंने कहा कि मिड टर्म वहाँ होता है। बोले मिड टर्म का कितना नंबर है, तो वो नंबर मैंने सही बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम अगर मेरे साथ आओ और शाम को हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा जान लो तो तुम परीक्षा में टॉप कर सकते हो। तो मैं उनके साथ डेली जाता था। सरस्वती पार्क में मनकामेश्वर मंदिर है, वहीं वो आधा 1 घंटे हमसे बताते थे। उन्होंने ही फिर धीरे धीरे भाषण देना, डिबेट बोलना और लिखना, निबंध लिखना, वो सब सारी चीज़ें बताई। पर्सनल गाइडेंस उन्होंने दिया और पहले साल ही मेरा जो है मेरिट में नाम रहा।
और उसके बाद लगातार। अच्छा, जब उनका सिलेक्शन हुआ तो फिर क्या बातचीत हुई दोनों की? उनके पहले सिलेक्शन का, जब उनका पहला सिलेक्शन हुआ और मुझसे मुलाकात हुई तो बाबतपुर उस समय बनारस में था, तो उन्होंने फ़ोन किया कहाँ पर है, हमने कहा बनारस में। बोले बाबतपुर स्टेशन आप आ जाइए। मैं उनसे मिला, उनका जो पहला शब्द था वो ये था कि मित्र, सफलता मिलती है वैसे ही मिलती है जैसे हम सोचते हैं, उतनी ही सफलता मिलती है। जितना सोचते हैं, जिस प्रकार सोचते हैं वैसी सफलता मिलती है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि जो आदमी कहता है जितना सोचते हैं वो मिलता नहीं है, वो कहते हैं जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत भी कर दीजिए तो मिल जाएगा, उतना उससे ज़्यादा मिलता है। और फिर उन्होंने ही मुझे फिर। अच्छा, आज भी जो बातचीत होती है वो एक कलेक्टर की, तहसीलदार से होती है या मित्र की मित्र से होती है? नहीं, वो मेरे 1 साल सीनियर थे। अच्छा। और अभी भी हमारा जो संबंध है वो सीनियर और जूनियर का है। हाँ। हालांकि बातचीत में मित्रता ही है, इतना लंबा संबंध है तो मित्रता में ही कन्वर्ट है, और कहीं बीच में कलेक्टरी और कहीं बीच में तहसीलदारी नहीं रहती है। अच्छा, आपने बताया कि आप फेल हो गए थे, इस दौरान क्या पढ़ाई छोड़ने का मन नहीं किया? लोगों ने हतोत्साहित किया होगा। उस दौरान बूस्टअप का कौन सा काम किया? किस विचार ने किया, व्यक्ति ने किया, किसने किया? नहीं, उस समय एक व्यक्ति हैं, वो मामा हैं हमारे, उनके बेटे भी शायद आप जानते भी होंगे, दिनेश प्रकाश पांडे। तो उनके पिताजी हैं और मेरे मामा हैं। तो जब मैं निराश था, चारों तरफ लोग कह रहे थे कि अब कुछ नहीं करेगा, और मुझे याद है तो वो आए शाम को और उन्होंने कहा कि तुम हिम्मत मत हारो, जब जागो तभी सवेरा। ये उनकी टैगलाइन थी। उन्होंने कहा कि जब जागो तभी सवेरा, जिस दिन पढ़ना शुरू कर दोगे उस दिन होना शुरू हो जाएगा। तो उस समय तक इंटरेस्ट नहीं लेते थे, आपकी मेहनत की थी तब फेल हो गए थे, हुआ क्या था? थोड़ा सा परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मतलब पढ़ाई पे, जैसे घर में जो परिवार वैसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे उतना, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा मेरी मॉनिटरिंग हाई स्कूल इंटर पे हुई होती तो शायद उस समय भी परिणाम अच्छा रहता। लेकिन तब भी बड़ी बात है कि इतना टूटने के बाद आपने अपने आप को सहेजा और आप मार्केटिंग इंस्पेक्टर चित्रकूट में बन गए, जहाँ से आपने शिक्षा ली थी। फिर वहीं पे आप नायब तहसीलदार भी हो गए। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसी स्कूल से गुजरना? बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि आप जहाँ पढ़े हो वहीं आप 100 मीटर की दूर पर आप नौकरी कर रहे हो। बार बार उस हॉस्टल से गुजरना, उन क्लासरूम को देखना। 9th भी मेरा था जब मैं वहाँ पहले एडमिशन लिया था। फिर उसके बाद इंटर मेरा मैथ से था। बार बार उन्हीं क्लासरूम में जाना बहुत अच्छा लगा। और उस दौरान कभी क्लास भी ले ली कि बता दिया स्टूडेंट्स को कि मैं? बिल्कुल, स्टूडेंट से मिला, और मुझे CIC में जैसे कोई फंक्शन हो, बच्चों को पुरस्कृत करना हो या कुछ हो तो मुझे बुलाते थे और मैं उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था। और मेरे लिए विशेष अनुभव रहता था, बच्चों के लिए पता नहीं कैसा था। अच्छा, अभी मैं फिगर्स पढ़ रहा था महोबा के, उसमें जानकारी मिल रही थी कि एज अ तहसीलदार आप सदर में हैं, जो केसों की संख्या है उसको आप लोग लगातार घटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे फ़र्क डालेगा गरीब आम आदमी की दिनचर्या पे, उसके जेब पर कैसा भार पड़ता है? देखिए, शासन की जो मंशा है वो ये है कि गरीब आदमी जो न्यायालयों के चक्कर में पड़ा हुआ है, लगातार तारीख पर तारीख जो आप सुनते हैं उस पर वो दौड़ रहा है, और हम लोगों की न्यायालय कोर्ट बहुत छोटी कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उसके बाद बहुत आगे तक प्रकरण जाते हैं। तो अगर लोअर कोर्ट में ही हम उस मामले को 2 साल 3 साल 4 साल उलझा कर रखेंगे तो वो आदमी यहीं टूटकर ख़त्म हो जाएगा। तो उसको न्याय देने की प्रक्रिया शासन की मंशा के अनुरूप ये है कि उसको हम जल्दी से जल्दी जो हमारे स्तर पे निस्तारण है उसको हम कर दें, ना कि हम आगे की कोर्ट में क्या होगा, आगे कैसे होगा, उसको करके तो वो बार बार आवागमन से बचेगा। हो सकता है हमारे न्याय से संतुष्ट होकर वो मुकदमा वहीं पर समाप्त हो जाए और उसका बच्चे हैं। जैसे एक चीज़ मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन से अनुभव किया कि हमारे पिताजी ने कभी मुकदमेबाजी के चक्कर में पढ़ने की कोशिश नहीं की, और हम अपने जीवन काल में जब तक नौकरी में नहीं आए तब तक तहसील में नहीं गए। शायद यही कारण रहा होगा सफलता का भी, क्योंकि जिन परिवारों में मैं देखता हूँ कि कई बार माता पिता आते हैं तहसील में, उनके बच्चे भी आते हैं, माता पिता थोड़ी देर बाद बोलना बंद कर देते हैं और बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है मैं उनको समझाता हूँ कि मुकदमेबाजी खत्म करके अगर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए या उनके भविष्य पर ध्यान दिया जाए तो वास्तव में उस परिवार का जीवन सुधर सकता है। तो ये भी मेरी सोच है कि इसको जितना जल्दी, चित्रकूट में था तो वहाँ भी मैंने मुकदमे 900 थे तो जब आया 300 थे, चरखारी में था तो करीब 10-15 मुकदमे बचे थे, यहाँ भी जब आया तो 600 थे, वर्तमान में 200-250 मुकदमे हैं। अनावश्यक उनको विलंबित करने का मकसद नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लोगों को दें, ताकि लोग इस
परिदृश्य से, इस न्यायालय के जो चक्कर काटने हैं उससे दूर होके अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके। जो पैसा उन्हें न्यायालयों में वकील की फीस में, आने जाने में, परिवहन में, इन सब चीज़ों में खर्च करना है, कागज पत्तर इकट्ठा करने में, वहाँ नकल निकलवाने में, वो पैसा वो अपने परिवार को दे सके, अपने परिवार की उन्नति के लिए कर सके। अच्छा, यूथ जो है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ को तो मेरा मैसेज ये है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। बहुत सामान्य टैग लाइन है, हर आदमी इसको सुनता है, लेकिन जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतनी बार इसकी गहराई का अनुभव करेंगे। हर आदमी के जीवन में सूल आएंगे और उससे टकरा कर ही उसको वो होगा। अभी हम देखा कि अगर संघर्षों की कहानी कोई ना पढ़ता, अगर सफलता का शीर्षक ना होता, क्या बात, तो सफलता के शीर्षक से ही लोग संघर्षों की कहानी पढ़ते हैं, तो बाधाएं आती हैं और वही सफलता तक ले जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से बात करने के लिए। और इस इंटरव्यू में एक बात हमने भी गौर की कि वाकई में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जीवन में जिसे दूर करके आप आगे बढ़ सकते हैं, और ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपने आप से न्याय कर पाएँ, अपने मेहनत के साथ न्याय कर पाएँ, और उस मंजिल को ज़रूर प्राप्त करें जिसका सपना आपके घर वाले देखते हैं। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही व्यक्तित्व से, और इस सक्सेस स्टोरी में हम प्रयास करेंगे आप तक उन लम्हों को पहुंचाने की जिससे आपके अंदर जो कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन आ सकता है, और आप उसका प्रयोग करके अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अपने बच्चों तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अंत में एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ कोचिंग में था तो बार बार घर की परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे बार बार घर आना पड़ता था। तो हमारे जो वहाँ टीचर थे, त्रिपाठी, शायद आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम घर चले जाओ और सारी समस्या का समाधान करके आ जाओ, एक बार में आ जाओ, एक बार में आ जाओ। फिर उन्होंने कहा क्या ये संभव है कि जाके एक बार में सारी समस्याओं का समाधान कर आओगे? नहीं संभव है। आप समस्याओं का समाधान तभी कर सकते हैं जब आप किसी अच्छे पद पर अच्छी सफलता आप अर्जित करें, तब आप अपने घर की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बार बार आप घर जाकर, इसलिए छोटी मोटी समस्याओं के पचड़े में न पड़कर आदमी को हमेशा अपना लक्ष्य ऊपर रखना चाहिए और उसमें डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये है मूल मंत्र जो आपको इस वीडियो के माध्यम से रामानंद जी के द्वारा पहुंचा है। इसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जीवन छोटा सा है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। ग्राउंड जीरो के लिए अनुज हनुमत की रिपोर्ट।